हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। यूपी पीजीटी कॉमर्स का पेपर कर रहे थे हम। 3 पार्ट हमने कर लिए। आज हम करेंगे 4th पार्ट और ये पेपर हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ये लास्ट पार्ट है। 125 क्वेश्चन है इसमें। टोटल पेपर में 125 क्वेश्चन थे। 30 या 31 करके हमने कर लिए। 32 33 हम आज कर लेंगे और ये पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 93 से। उससे पहले के हम कर चुके हैं 3 पार्ट में। द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इज कॉल्ड। देखो, जो पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होता है वो 2 तरीके से हो सकता है। वो रिटन भी हो सकता है और वो ओरल भी हो सकता है। ओरल भी उतना ही वैलिड है जितना कि रिटन होता है। बट रिटन का ये फायदा होता है कि अगर कभी भी पार्टनर में डिस्प्यूट होता है ना, तो रिटन क्या करता है, प्रूफ का काम करता है। कभी भी झगड़ा होता है उनके बीच में, ओरल में तो आप कह सकते हो कि बाद नहीं, हमने ये चीज, जैसे किसी के बीच में झगड़ा हो गया तो उसने कहा तूने मुझे ये कहा था, तो वो कहेगा नहीं मैंने तो कहा ही नहीं। ओरल में बात से अपनी मुंह कर सकता है वो, ठीक है। लेकिन जो रिटन होता है तो वो प्रूफ का काम करता है। तो बेटर क्या रहता है, रिटन रहता है। तो जो रिटन होता है उसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। क्या कहते हैं उसे हम, पार्टनरशिप। देखो इसके ऑप्शन से ही क्लियर हो रहा है। ये दोनों तो हम कंपनी में यूज करते हैं। मेमोरेंडम क्या होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्लोज, नेम क्लोज वगैरह होते हैं, ठीक है। उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है, उससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन क्या बताता है हमें, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है, ठीक है। तो जो हमारा ये रिटन एग्रीमेंट है क्या, वो क्या होगा, पार्टनरशिप डीड। रिटन स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस आर कॉल्ड। देखो रिटर्न स्टेटमेंट किस चीज की स्टेटमेंट है, पर्पस की। ये कीवर्ड है इसमें, पर्पस। तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मिशन। मिशन क्या होती है, एक एक्शन बेस्ड स्टेटमेंट होती है जो डिक्लेयर द पर्पस, जो क्या बताती है, पर्पस बताती है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन का, कैसे वो कस्टमर को सर्व करेगा। देखो जैसे मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल खोला, ठीक है। मैंने खोला, मैंने किस पर्पज पे के लिए खोला, एजुकेशन के लिए। तो ये क्या हो गया, मिशन। पर्पज क्या है, एजुकेशन देना, नॉलेज इम्पार्ट करना, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे आप देखोगे यूट्यूब पे कुछ एजुकेशनल चैनल होते हैं, कुछ कुकिंग के होते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट के होते हैं, कुछ न्यूज़ के होते हैं। सबका अपना क्या है, अलग अलग मिशन है, ठीक है। मिशन क्या हो गया, एक पर्पज, जो क्या, जिससे क्या होता है कि उस पर्पज को देख के, उस चैनल को, नाम को ही देख के, जिससे आपको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ये चैनल किसके लिए बनाया गया है, ठीक है। तो जो रिटन स्टेटमेंट है वो क्या होगी हमारी, मिशन स्टेटमेंट। मिशन हो गया वो। द डिवीजन ऑफ लेबर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ वर्क यूनिट और ग्रुप्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है, काम को बांट देना। जिसको जो काम आता है उसको वही काम दे दिया। जैसे मेरे पास ये 1 2 ये 2 ये 3 4 काम है, तो मैंने क्या किया, ये ए को दे दिया, ये बी को दे दिया, ये सी को दे दिया और ये डी को काम दे दिया, ठीक है। ये 1 2 3 4 काम और ये चारों पर्सन को दे दिया। अब रोज ए इसी काम को करेगा तो वो इसमें एक्सपर्ट हो जाएगा। बी इसी काम को रोज करेगा तो वो क्या हो जाएगा, इसमें एक्सपर्ट हो जाएगा। जैसे कार बन रही है, ठीक है, कोई व्हील बना रहा है, ठीक है, कोई पेंट कर रहा है। ऐसे अलग अलग काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, डिवीजन ऑफ लेबर के अकॉर्डिंग अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जिससे क्या होता है कि काम में जो पर्सन कर रहा है वो उस काम में एक्सपर्ट बन जाता है। तो ये किस लेवल पे होता है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल। जो ऐसे लेवल पे होगा वो होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। जो ये होता है हॉरिजॉन्टल स्पेशलाइजेशन, क्योंकि बार बार आप काम को कर रहे हो तो आपको क्या मिल जाएगी, स्पेशलाइजेशन, आप एक्सपर्ट हो जाओगे। The set of mechanism used to keep action and output within predetermined limits। देखो भाई, घर में आपके पेरेंट्स, आप कहीं जाते हो तो अब सिचुएशन वैसे भी ऐसी चल रही है, अगर आप घर से बाहर निकलोगे आपके पेरेंट्स पहले ही पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, क्या काम है, कब तक आओगे, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, वो लिमिट लगा रहे हैं। तो लिमिट लगाना वो क्या है, कंट्रोल, ताकि आप लिमिट से बाहर नहीं चले जाएं, ठीक है। विद इन लिमिट रहे, इसलिए वो बार बार पूछते हैं, ठीक है। वो क्या है, कंट्रोल। विच अमंग द फ्लोइंग इज एन एसेंशियल स्टेप। बाकी तो देखो इजी है, कोऑर्डिनेशन, स्पेशलाइजेशन, वर्टिकल स्पेशलाइजेशन ऐसे होता है, ठीक है। आप कोई काम को बार बार कर रहे हो, वर्टिकल। विच अमंग द फ्लोइंग इज एन एसेंशियल स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के स्टेप क्या क्या हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टास्क। देखते हैं कि हमने काम क्या क्या करना है। आइडेंटिफिकेशन, टास्क या एक्टिविटीज देखेंगे हमें क्या क्या काम करना है। फिर उन टास्क को क्या कर दिया, ग्रुपिंग कर दी। फिर उनकी क्या कर दी हमने, ग्रुपिंग कर दी। जो सिमिलर, जैसे जैसे मैंने सोचा मेरे को मार्केटिंग का काम भी करना है, मुझे फाइनेंस का काम भी करना है, ठीक है। ये मैंने एक्टिविटीज डिसाइड करी। फिर मैंने मार्केटिंग से रिलेटेड सारा काम क्या कर दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को दे दिया, ठीक है। फाइनेंस से रिलेटेड काम सारा फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे दिया, ठीक है। पहले एक्टिविटीज डिसाइड करी,
काम मार्केटिंग में क्या क्या काम करना है, जैसे मुझे सेल का करना है, जैसे मुझे एडवर्टाइजमेंट देनी है, पहले एक्टिविटी डिसाइड करी, फिर पर्टिकुलर ग्रुप को दे दिया, फिर उसको इनको क्या देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको ये करना है, आपको टारगेट अचीव करना है, आपको सेल में 10% इंक्रीज करना है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो बिना अथॉरिटी के वो काम नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको कोई काम का ये करना है, लेकिन मैंने आपको कह दिया उससे रिलेटेड कुछ यूज ही नहीं करना, आपको अथॉरिटी ही नहीं दी उससे रिलेटेड, ठीक है। मैंने आपको कुछ लिखने के लिए क्या दिया, लेकिन मैंने कहा आपने पेन ही यूज नहीं करना, ठीक है, आपने कॉपी यूज नहीं करनी, तो फिर आप कहोगे हम चलो भैया हम सॉफ्ट कॉपी बना देंगे, लैपटॉप पे कर लेंगे, तो मैंने कहा आपको लैपटॉप भी यूज नहीं करना, तो कैसे पॉसिबल होगा अगर अथॉरिटी नहीं मिलेगी तो, ठीक है। तो अथॉरिटी भी क्या जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जाएगी। फिर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे, कौन बॉस है, कौन सुपीरियर है, कौन किसको रिपोर्ट देगा, ठीक है, कौन सबॉर्डिनेट, कौन सुपीरियर और कौन किसको रिपोर्ट देगा। तो इसमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आता है हमारा। देखो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग प्रीमिसेस, प्रीमिसेस का मतलब होता है अजम्पशंस। ये कहाँ यूज करते हैं हम, ये प्लानिंग की प्रोसेस में यूज करेंगे, ये प्लानिंग में यूज होता है, ठीक है। अजम्पशंस ये प्लानिंग में यूज होगा, तो हमारा इसमें ऑर्गेनाइजिंग में क्या होगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। बाकी इंटरनल कोऑर्डिनेशन मींस बैलेंस बनाना एक्टिविटीज में, ठीक है, विद इन एक्टिविटी में भी और डिपार्टमेंट में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जॉब इवैल्यूएशन मींस जॉब की वर्थ देखना, किस जॉब की क्या वर्थ है, क्लर्क को कितनी सैलरी दी जाए, एक मैनेजर को कितनी सैलरी दी जाए, ठीक है, जॉब की वर्थ देखना क्या होता है, वो जॉब इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल का मतलब क्या होता है, जब एक सिंगल पर्सन, जब एक ही पर्सन जो है बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, बिजनेस का सारा रिस्क उसी का, प्रॉफिट भी उसी का। तो देखो एक पर्सन कर रहा है, फॉर्मेशन इजी होती है इसकी, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती इसको एस्टेब्लिश करने में। फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकता है, ठीक है, क्योंकि एक ही पर्सन है, डिसीजन उसने लेने हैं। एक बंदा है तो रेगुलेशन तो है ही नहीं, उसी का कंट्रोल रहता है, तो सारी की सारी क्या है इसकी एडवांटेज है। डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन, डिविडेंड किस पे किया जाता है, देखो इशू कैपिटल 10 रुपए का शेयर था मैंने जो इशू करा, ठीक है, फिर मैंने कितने मांगे, 8 रुपए मांगे आपसे, मैंने कहा 8 रुपए दे दीजिए, लेकिन आपने कितने दिए, 6 मुझे दिए। इशू 10, कोल्ड अप मैंने मांगे 8, बट आपने कितने पे किए, 6। अथराइज होती है मैक्सिमम कैपिटल, जिससे ज्यादा कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती है, इसको नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। तो देखो अब मेरे को डिविडेंड देना है, अब मैं आपको 6 पे दूंगी, 8 पे या 10 पे। अब क्वेश्चन यहाँ है, देखो इशू कैपिटल थी मेरी 10, ठीक है, लेकिन मैंने मांगे कितने, 8, लेकिन आपने कितने पे किए, 6, तो मैं आपको 6 पे दूंगी 8 पे। जब आपने मेरे को दिए ही नहीं, 8 मांगे आपने मुझे दिए ही 6 पे, तो मैं 8 पे क्यों दूंगी, तो किस पे होगी, पेड अप कैपिटल पे। इसको याद कैसे करोगे, कंफ्यूज जब पेपर में जाता है ना, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। देखो व्हाट्सअप तो सभी यूज करते हैं और डीपी के बारे में भी सभी को पता है, डिविडेंड पेड पे, डीपी डिविडेंड पेड पे दिया जाएगा हमेशा, ठीक है। ये ट्रिक है, इसको ऐसे याद रख सकते हो क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। डिविडेंड हमेशा पेड अप कैपिटल पे दिया जाएगा। नेक्स्ट है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ दिखाया जाता है, देखो ये तो इन्होंने बता ही दिया किस साइड दिखाया जा रहा है, लायबिलिटी की साइड दिखाया जा रहा है। देखो ये हमारी लायबिलिटी साइड है, ठीक है, ये इक्विटी एंड लायबिलिटी हेडिंग है, उसमें सबसे पहले शेयर होल्डर फंड आएंगे, शेयर होल्डर फंड आएंगे पहले, फिर क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है, ये नीचे दिया होता है नोट्स टू अकाउंट में। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यही क्वेश्चन था कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व किस हेडिंग में आएगा, वो आएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। फिर सरप्लस, फिर कोई भी प्रॉफिट है सारा रिजर्व एंड सरप्लस में ही आएगा, ठीक है। तो किस में आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में। नेक्स्ट है इंडिकेट द आइटम। बाकी देखो इजी टर्म है, इसलिए मैंने ये करंट लाइबिलिटी प्रोविजन पहले बता चुकी हूँ, शेयर कैपिटल आप सभी को पता ही है। इंडिकेट द टर्म दैट अपीयर्स इन द सरप्लस अकाउंट। देखो ये जो सरप्लस अकाउंट है उसमें क्या क्या, अभी हमने ये क्वेश्चन कर ही लिया है, इसमें क्या क्या आता है रिजर्व एंड सरप्लस में। सरप्लस में क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और सरप्लस है और कोई प्रॉफिट एंड लॉस है तो वो आएगा, ठीक है। तो इनमें से कोई भी नहीं, ना तो प्रपोज डिविडेंड आएगा, ना प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ना कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। प्रपोज, देखो प्रपोज का मतलब है हमने डिविडेंड प्रपोज किया, अभी दिया नहीं, अभी हमने प्रपोज किया है कि हम देंगे लेकिन हमने दिया नहीं है, तो सरप्लस अकाउंट में इनमें से कोई भी नहीं आएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है, इफ गुड्स वर्थ ₹10,000 आर सोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑन अप्रूवल, द एडजस्टमेंट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन ऑन द डेट ऑफ अकाउंटिंग इज डन इन।
देखो कई बार ये आपके साथ भी हुआ होगा, अगर आप कई बार शॉपिंग करने जाते हो ना, तो आपकी कोई जान पहचान की दुकान है जहाँ से आप सामान लेते हो, वो भी आपको जानता है शॉपकीपर और आप भी उसको जानते हो, आप रेगुलर कस्टमर हो उनके। तो कई बार वो कहते हैं जी हमारे यहाँ नया स्टॉक आया, आपको अपने फैमिली मेंबर में किसी के लिए लेना है, घर के किसी भी मेंबर के लिए लेना है, या ठीक है अपने बच्चों के लिए लेना है, कुछ भी लेना है, तो वो कहेंगे आप ये ले जाइए, ट्राई कर लीजिए, पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो वापस कर देना। ऐसा होता है ना सबके साथ, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि वो कहेंगे आप ले जाओ, पसंद आएगा तो ठीक है, तो हमें वापस कर देना। तो यही होता है कि गुड्स को आप सेल कर रहे हो किस बेसिस पे, ऑन अप्रूवल। सेल ऑन अप्रूवल का मतलब है रिटर्न बेसिस पे, कि पसंद आए तो रख लेना, अदरवाइज क्या कर देना, रिटर्न कर देना। इसका मतलब क्या है, सेल ऑन अप्रूवल का रिटर्न बेसिस पे, ठीक है। तो इसमें कंडीशन बन सकती है, देखो या तो आपको क्या होगा, गुड्स जैसे मैंने कहा कि मेरे पास अच्छा स्टॉक आया हुआ है, अच्छे गुड्स हैं, मैं बिजनेस कर रही हूँ किसी चीज का, ठीक है, शर्ट्स का, तो मैंने कहा कि आप शर्ट्स ले जाइए, अगर पसंद आए तो अपनी सिस्टर को, अपने ब्रदर को, सब जेंट्स भी है लेडीज भी हैं, सारी शर्ट्स हैं, तो आप ले जाइए और फिर वापस कर देना, मेरे को नहीं पसंद आए तो। आपने कहा ठीक है, तो आप ले गए। अब इसमें मैंने एंट्री कर दी, जब आप मेरे गुड्स लेके गए, यू अकाउंट डेबिट, कस्टमर अकाउंट डेबिट या डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मैंने आपको 1000 का क्या दे दिया, 10,000 का ना, 10,000 का सामान सेल कर दिया। अब इसमें कंडीशन हो जाएंगी, या तो आपको गुड्स क्या आ जाएगा, पसंद आ जाएगा, या तो आप रख लेंगे उसको अपने पास, या मुझे वापस क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे, या फिर एक और कंडीशन हो सकती है, आपने अभी कुछ भी नहीं बताया, ना तो आपने यस की या ना आपने नो की, 3 कंडीशन हो सकती हैं, देखो, ठीक है। या तो आपको पसंद आएगी चीज, सिंपल सी बात, या आप मेरे को पसंद नहीं आएगी तो मुझे वापस कर दोगे, या आपने अभी तक मुझे कुछ बताया ही नहीं और मैं अपने अकाउंट्स बना रही हूँ। इससे ज्यादा सिचुएशन नहीं होंगी, 3 ही होंगी मैक्सिमम। देखो मैंने एंट्री कर दी डेटर्स या यू अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दिया, ठीक है। आपको गुड्स क्या हुई, पसंद आ गई, कीप, आपने अपने पास रख ली, पहली कंडीशन, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने पहले एंट्री कर रखी थी, अब मुझे कुछ भी नहीं करना। सेकंड कंडीशन, आपको गुड्स पसंद नहीं आई, आपने मुझे क्या कर दिया, रिटर्न, लेकिन मैंने पहले एंट्री करी थी ये, अब बिल्कुल इसकी अपोजिट कर दूंगी, अब मैं एंट्री क्या कर दूंगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, क्योंकि मेरे पास अब सेल्स वापस आ गए ना मेरे पास, और अब आप मेरे डेटर भी नहीं रहे, अब आप मुझे 10,000 थोड़ा ना दोगे, जब आपने मेरे को गुड्स वापस कर दी तो मुझे 10,000 दोगे क्या, आप बिल्कुल नहीं, 1 रुपया भी नहीं दोगे ना। तो ये हो गया वापस, रिवर्स कर दो, इसी के रिवर्स। अब थर्ड कंडीशन, मैं अकाउंट्स बना रही हूँ, ठीक है, मैंने आपको कहा था कोई नहीं 5-10 दिन ले लो, अगर पसंद आएगी ठीक नहीं, तो 10 दिन बाद वापस कर देना, आपने मुझे भी कुछ भी नहीं बताया, और लेकिन मेरे को अपने अकाउंट्स बनाने हैं, तो अकाउंट्स में तो हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। तो पहले तो मैंने क्या कर रखा था, सेल्स दिखा रखी थी, अब यही एंट्री वापस हो जाएगी, सेल्स टू डेटर्स, क्योंकि हमारा अकाउंट जो है वो क्या कहता है कि इनकम को तो इनकम नहीं मानो, इनकम को इनकम नहीं मानना, लेकिन लॉस होता है तो उसको लॉस मान लो। अब तो मेरी इनकम है, तो इनकम को मैं जब तक आप यस नहीं करोगे तब तक मैं इसको इनकम नहीं मानूंगी, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ एक एंट्री और करनी पड़ेगी, स्टॉक भी तो मेरे पास आ गया ना, ठीक है, मेरा स्टॉक भी तो बढ़ जाएगा। अब मेरा 10,000 से क्या हुआ, 10,000 से मेरा स्टॉक भी तो प्लस हो जाएगा, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये 2 एंट्री करेंगे। तो इसमें सेल्स भी आ जाएगा, डेटर भी, स्टॉक भी, ट्रेडिंग भी। देखो सेल्स भी, स्टॉक भी, डेटर भी और ट्रेडिंग भी, तो क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। आगे समझ में 3 बातें होंगी, या तो आप गुड्स को रख लोगे या वापस कर दोगे, या भी आपने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया मुझे। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म इट्स एसेट आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, फर्म क्या हो रही है, बंद हो रही है, ठीक है, फर्म का बंद हो गई फर्म बिल्कुल भी, तो आप जो रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट ट्रांसफर करोगे वो किस वैल्यू पे करोगे। देखो जब हम क्या बनाते हैं, जब भी डिसोल्यूशन होती है तो हम क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा REALIZATION। रियलाइजेशन अकाउंट जो बनेगा उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारी बैलेंस शीट में एसेट्स हैं, जो भी हमारी बैलेंस शीट की एसेट हैं ट्रांसफर करेंगे इस साइड, जो भी लाइबिलिटी है ट्रांसफर कर देंगे इस साइड, ठीक है। एसेट हमने यहाँ ट्रांसफर कर दी और लाइबिलिटी हमने यहाँ ट्रांसफर कर दी, ठीक है। किस वैल्यू पे, वो आएंगी बुक वैल्यू पे, किस वैल्यू पे, बुक, ऑलवेज बुक वैल्यू, ऑलवेज बुक वैल्यू पे करेंगे, ठीक है, जो बुक्स में है उसी वैल्यू पे करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रियलाइजेशन में जो एसेट है इनको बेच के पैसा लेंगे, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है तो एसेट रख के भी क्या करेंगे, तो यहाँ पे कैश आ जाएगा एसेट का, और क्रॉस में यहाँ लाइबिलिटी की पेमेंट आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है एन एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखो भाई मेरा रेंट का घर है, मैं रेंट दे रही हूँ, ठीक है, तो मैं एंट्री क्या करती हूँ, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है।
लेकिन मैंने एडवांस दे दिया रेंट मैंने क्या करा उनको, जैसे अब क्या चल रहा है, मई है, तो मैंने उनको जून का रेंट भी दे दिया, ठीक है, एडवांस रेंट दे दिया, तो मैं एंट्री क्या करूंगी, प्रीपेड हो गया, फिर मैंने कर दिया प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश गया मेरे यहाँ से, ठीक है, 5000 लगा लो, ठीक है, ये मैंने एंट्री कर दी। फिर नेक्स्ट मंथ जून आया, अब जून आया तो अब तो मैं दूंगी नहीं, क्योंकि मैंने जून का किराया तो मई में ही पे कर दिया, एडवांस में दे दिया, तो अब मैं एंट्री क्या करूंगी, अब मैं एंट्री करूंगी, खर्चा है मेरा रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट 5000, ठीक है, तो अब मेरे को जून में देना नहीं पड़ेगा रेंट, ठीक है, तो मेरी एसेट बन गई, तो हमारे पास क्या आएगा, रेंट एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस, और अब देना नहीं पड़ेगा, मेरी एसेट हो गई है, तो एसेट एंड एक्सपेंसेस आ जाएगा। नेक्स्ट है डिवेंचर होल्डर्स आर, डिवेंचर होल्डर कौन होते हैं, डिवेंचर होल्डर वो होते हैं हमने जिनसे पैसा ले रखा होता है, एक तरह से वो हमारे क्या हो जाते हैं, क्रेडिटर्स, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्रेडिटर्स। ओनर्स कौन होंगे, ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर्स, कस्टमर जिनको आप सामान बेच रहे हो, रेगुलेटर्स जो रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं। आफ्टर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर द बैलेंस ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट इज ट्रांसफर, तो इसको कहते हैं DRR। जब भी डिवेंचर की हमने पेमेंट करनी होती है तो उसके लिए हम P&L से अप्रोप्रिएशन से पैसा लेंगे, डिवेंचर DRR में डाल देंगे, ठीक है, जब लास्ट टाइम आएगा जब हमने उनकी पेमेंट कर दी, डिवेंचर होल्डर टू बैंक पे कर दिया उनको, ठीक है, तो उसके बाद जब इसको जो ये DRR है इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो कैसे करेंगे, जो भी बैलेंस है कहाँ जाएगा, जनरल रिजर्व में, DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व क्रेडिट, कहाँ जाएगा वो, जनरल रिजर्व में जाएगा। When shares are forfeited, the share capital account is debited with, देखो इसमें ना ये 12th की अकाउंटेंसी आ रखी है, शेयर कैपिटल वाले में से पहले भी क्वेश्चन आया है, अब भी आ रहा है, तो ये डिवेंचर वाले में से भी एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जैसे पहले पार्टनरशिप वाले में से भी था, पार्टनरशिप डीड का, तो 12th की अकाउंटेंसी अच्छी आई हुई है पीजीटी में। When shares are forfeited, the share capital account is debited with, शेयर को क्या कर रहे हो आप, फॉरफिट कर रहे हो, जो जब भी शेयर को फॉरफिट करोगे, शेयर कैपिटल हमेशा डेबिट होएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट करोगे, किस अमाउंट से, कोल्ड अप कैपिटल से, ऑलवेज कोल्ड अप कैपिटल से, याद रखना, शेयर कोल्ड अप कैपिटल से हमेशा डेबिट होगी। उसके बाद शेयर कैपिटल डेबिट कोल्ड अप से टू फॉरफीचर, जो पैसा आ गया वो क्या कर लो, जब्त कर लो, जो नहीं आया कॉल्स या अलॉटमेंट वो उसमें डाल दो, ठीक है। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टिंग, नेट प्रॉफिट दे रखा है मैं 360 का, ये एडजस्टमेंट नहीं करी, देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या होता है, इस साल का खर्चा है जो हमने दिया नहीं, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी वापस क्या कर दो, 20,000 इस साल का खर्चा है ऐड कर दो। प्रीपेड इंश्योरेंस 26,000 का, इस साल का खर्चा नहीं है ये हमारा, प्रीपेड एडवांस में दे दिया, इस साल का खर्चा नहीं है, तो ये क्या कर दो, एक सेकंड देखो आउटस्टैंडिंग खर्चा, एक सेकंड उल्टा कर दिया मैंने, आउटस्टैंडिंग इसी साल का है तो इसको माइनस करो, ये तो इसी साल का है ना, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस तो माइनस होंगे, सॉरी मैंने ये माइनस होगा, ठीक है, ध्यान देना इस पे, नोट करना, एक्सपेंसेस है हमारा इस साल का, ये इस साल का खर्चा है तो प्रॉफिट में से हम दे देंगे, माइनस कर दो। उसके बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस 26,000 रुपए, ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है हमारा 26,000, ये हमारा इस साल का खर्चा नहीं है, ये वापस हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ये हमारा इस साल का खर्चा नहीं है, तो हमारा एडजस्टमेंट, आफ्टर एडजस्टमेंट के बाद क्या आएगा हमारा, जब हम एडजस्ट कर लेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट क्या आएगा, 20 माइनस हो गए, ठीक है, तो 6 प्लस ये 26 है ना, 26, तो 6,000 प्लस कर दूं मैं, 366 आ जाएगा, ठीक है, 366। द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज द अंडरलाइंग बेसिस फॉर, गोइंग का मतलब क्या होता है, चलना, ये अगर मैंने देखो अपना यूट्यूब चैनल खोला, ये तो नहीं है कि मैं कल बंद कर दूंगी, मैंने इसी पर्पज के लिए खोला कि मेरा चलेगा, ठीक है, तो गोइंग कंसर्न का मतलब ये है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप इसी मोटिव से कर रहे हो कि आपका बिजनेस चलेगा, तो उसमें जो डेप्रिशिएशन, जो फिक्स एसेट होती है वो दिखाओगे डेप्रिशिएशन लेस करके, ठीक है, जब भी गोइंग कंसर्न की बात आएगी तो आप डेप्रिशिएशन लेस करके क्या दिखाओगे, अपनी फिक्स एसेट्स दिखाओगे, बाकी ये सब नहीं आएगा, ठीक है, एक बार देख लेना, इसमें कुछ है नहीं, ये सब नहीं आएगा। Next, the profit sharing ratio of ABC is 1:25, 1:10. After retirement of remaining partners, ratio will be, retire कौन हो रहा है, आफ्टर, एक सेकंड रुको, आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ, एक सेकंड हिंदी में देखती हूँ मैं, बस है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया, आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ ए,
ए रिटायर हो रहा है, आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ ए रिमेनिंग पार्टनर रेशियो विल बी, ठीक है, थोड़ा ये ठीक कर लेना, ए आएगा यहाँ पे। देखो ए क्या हो रहा है, रिटायर, तो इसको हटा दो, ठीक है, इसको क्या करो, हटा दो। अगर कुछ भी नहीं कहा तो ओल्ड रेशियो ही क्या होगी, न्यू रेशियो होगी। अगर कुछ भी क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा, तो जो ओल्ड रेशियो है वो न्यू रेशियो होगी। इनकी रेशियो ले लो दोनों की, 5 10, 10 एल्शियम आ गया, ये आ गया 5 2 4 और 1 4 1, तो रेशियो क्या होगी इनकी 4 1। सिंपल क्वेश्चन। अलॉटमेंट ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट यूनिट इज कॉल्ड, अलॉटमेंट कर रहे हो ओवरहेड की कॉस्ट यूनिट को, उसको क्या कहते हैं, देखो कॉस्ट क्लासिफिकेशन, कॉस्ट के टाइप बताने, कॉस्ट को बांटना, जैसे मैंने कॉस्ट को बांट दिया फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्लासिफिकेशन में कॉस्ट को बांट रहे हो आप, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब्जॉर्प्शन मीन्स फुल कॉस्ट चार्ज करनी है, फुल कॉस्ट, फिक्स भी वेरिएबल भी फुल कॉस्ट ले लो। अब कंफ्यूजन होती है इन दोनों में, कॉस्ट अलोकेशन और कॉस्ट अपॉर्शनमेंट। देखो लिखा हुआ है क्या इससे रिलेटेड, नहीं, एक ही चीज लिख रही है। देखो कॉस्ट अलोकेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एक्यूमुलेशन एंड असाइनिंग कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट को बांट दिया, कॉस्ट जो ऑब्जेक्ट की कॉस्ट है या किसी प्रोडक्ट की या किसी डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, वो हो गया कॉस्ट एलोकेशन। इसको मैं यहाँ समझाती हूँ एग्जाम्पल से। देखो मेरे पास डिपार्टमेंट है, ठीक है, प्रोडक्शन, मैंने रॉ मटेरियल लिया, ठीक है, रॉ मटेरियल लिया और सारा का सारा रॉ मटेरियल किसने यूज कर लिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो मैंने पूरा का पूरा दे दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, वो कॉस्ट अलोकेट कर दी, वो है मेरी कॉस्ट अलोकेशन। जब आप होल की बात करते हो, होल पूरा दे देते हो, तो वो जाता है कॉस्ट अलोकेशन। देखो कॉस्ट अपॉर्शनमेंट, देखो इसका नाम देखो, ये ए पी हटाओ, PORTION, पोर्शन बन गया ना, पोर्शन, ये वाला ले लो, पोर्शन। पोर्शन का मतलब है, देखो मेरे पास डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है और एक HR डिपार्टमेंट है, ठीक है, 3 डिपार्टमेंट मेरे पास। मैं पेपर लेके आई या स्टेशनरी लेके आई या कुछ भी पेपर लिए, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने भी यूज किए वो पेपर, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी यूज किए और HR ने भी यूज किए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, अब इसको प्रपोर्शनेट बांट दो। जो मेरा खर्चा आया था वो आया था 500, ठीक है, तो 500 जिसमें से 60% तो मेरे इसने यूज कर लिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सबसे ज्यादा यूज किया, तो इसका 500 का 60% कितना हो गया, 300, तो मैंने 300 इसको बांट दिया। इन्होंने यूज किए 75, तो 75 इनको दे दिए, बाकी कितने रह गए, ये रह गए 125, तो 125 मैंने किसको खर्चा एलोकेट कर दिया, मार्केटिंग। पोर्शन, जिसने जितनी चीज यूज करी है प्रपोर्शनेट लेके उसको, उसकी कॉस्ट उस डिपार्टमेंट में लगा दी, ठीक है। मैंने अलोकेशन में सीधा मैंने अलॉटमेंट कर दिया ओवरहेड कॉस्ट का, वो होगी कॉस्ट अलोकेशन। जब पोर्शन के अकॉर्डिंग ले लूंगी तो वो हो जाएगी कॉस्ट अपॉर्शनमेंट, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा भी डाउट लगता है तो थोड़ा सा गूगल कर लेना, बाकी आप इसको ऐसे समझ सकते हो। अगर कहीं भी डाउट रह गया, देखो आपका अपना घर है, ठीक है, आपका अपना घर है, एक सेकंड ये मैं क्लियर कर देती हूँ। देखो आपका अपना घर है, आप ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हो, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे, अगर नहीं समझ में आया, कॉस्ट अपॉर्शनमेंट इसी में ही प्रॉब्लम होती है। अलोकेट मीन तो होल, जब पूरा का पूरा ही डिवाइड कर दिया आपने, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें होती है थोड़ी। देखो आपका ये अपना घर है, ठीक है, 3 फ्लोर है इसमें, फर्स्ट फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, ठीक है, 3 फ्लोर है। आप एप्पल लेने गए मार्केट में, तो आपको एप्पल लेने गए तो फर्स्ट फ्लोर वाले ने कहा 1 kg मेरे भी ले आना, सेकंड फ्लोर वाले ने कहा 2 kg मेरे भी ले आना, आपने कहा ठीक है। तो अब आप उनसे पैसे कैसे लोगे, जिसने अब 1 किलो लिए उससे 2 किलो के पैसे लोगे क्या, नहीं ना। तो जिसने जितना लिया प्रपोर्शन उसी अकॉर्डिंग बांट दो। आई होप अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज्ड इन हॉस्पिटल। एक्चुअल में ना ऑनलाइन में समझ पता नहीं चलता कि आपको समझ में आया या नहीं आया है। विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज इन हॉस्पिटल। देखो हॉस्पिटल में कौन सा मेथड कॉस्ट का यूज होता है, पहले तो हमें मेथड पता होने चाहिए। यूनिट कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग का मतलब है पर यूनिट, पर यूनिट। मैंने 50,000 मेरी कॉस्ट आ गई 50,000 और यूनिट कितनी बनी मेरे पास 5,000, 5,000 यूनिट बनाई, 50,000 मेरी कॉस्ट आ गई, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरी पर यूनिट कॉस्ट क्या आई 10। ये तो होती है यूनिट कॉस्टिंग। इसको क्या कहते हैं, यूनिट मीन्स सिंगल कॉस्टिंग भी कहते हैं इसको, यूनिट मीन्स सिंगल कॉस्टिंग भी कहते हैं इसको। फिर है जॉब कॉस्टिंग। एग्जाम्पल से बताती हूँ। देखो मैं हूँ मैं या आप लगा लो बिल्डर हो। बिल्डर क्या हो, आप घर बनाते हो, ठीक है, आप क्या बनाते हो, बिल्डिंग्स बनाते हो, घर बनाते हो। मैंने कहा आपको मैं आई,
मैंने कहा कि आप मुझे, मेरा 200 गज का प्लॉट है, ठीक है, आप मुझे बना दीजिए और 1 फ्लोर 2 फ्लोर बना के दीजिए। आपने कहा ठीक है जी बना देंगे, इतने पैसे लेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर एक और पर्सन आया आपके पास, राम, उसने कहा जी मेरे पास तो 60 गज का प्लॉट है, आप मुझे प्लॉट बना दीजिए। आपने कहा ठीक है जी आपका प्लॉट है, मैं आपका घर बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा मुझे सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही चाहिए बस, मुझे ऊपर नहीं बनवाना। ठीक है, अब देखो अब आप बिल्डर, अब आप जितनी मेरे से कॉस्ट चार्ज करोगे उतनी ही क्या आराम से चार्ज करोगे? आप खुद बताइए। अब वैसे बहुत इजी है, अभी आपको समझ में भी आ जाएगा। नहीं, क्योंकि देखो मेरा प्लॉट का साइज भी बड़ा, इसका 60 गज का आराम का, मेरा 200 गज का, फिर मैं फर्स्ट फ्लोर भी बनवा रही हूँ, सेकंड फ्लोर भी, वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनवा रहा है, तो मेरे कॉस्ट ज़्यादा आएगी, तो आप मुझसे ज़्यादा कॉस्ट चार्ज करोगे। तो वो होती है जॉब कॉस्टिंग। जब जॉब के अकॉर्डिंग या प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, इसको प्रोजेक्ट कॉस्टिंग भी कह सकते हो, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप कॉस्ट डिसाइड कर रहे हो, सिंपल। ठीक है, उसके बाद है मल्टीपल कॉस्टिंग। हम मल्टीपल कॉस्टिंग में देखो नाम ही बता देते हैं। देखो काफी चीजों के तो नाम ही, यूनिट का मतलब पर यूनिट, सिंगल। जॉब का मतलब जो अलग अलग जॉब की आ रही है। मल्टीपल का मतलब क्या है, जब 2 या 3 मेथड कॉस्ट के एक साथ अप्लाई कर दिए। कैसे? जैसे मैं कार बना रही हूँ, ठीक है, तो टायर बन रहे हैं, टायर अलग बना रही हूँ मैं, पेंट अलग हो रहे हैं, ग्लासेस बन रहे हैं, ठीक है, वो अलग हो रहे हैं, जो साइड मिरर हैं, डोर लग रही हैं, डोर इसके कार के वो अलग बन रहे हैं। तो डिफरेंट काम हो रहा है, तो डिफरेंट तरीके से कॉस्ट लगी, ठीक है। उन सबको फिर क्या कर दूंगी मैं, कार बना के असेंबल, तो अब कॉस्ट भी ऐसे ही हो जाएगी। डिफरेंट मेथड से कॉस्ट लगी और फिर उन कॉस्ट को इकट्ठा कर दो, वो होती है मल्टीपल कॉस्टिंग, मल्टीपल, ठीक है। अब जो हमारी है एक ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, क्या होती है ऑपरेटिंग? देखो ऑपरेशन, जहां भी ऑपरेटिंग आता है ना, ऑपरेटिंग का मतलब यही होता है डे टू डे के एक्सपेंसेस, ऑपरेशन के एक्सपेंसेस, डे टू डे के एक्सपेंसेस, ठीक है। तो हॉस्पिटल से हमारी कौन सी यूज होती है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। देखो इससे रिलेटेड लिखा हुआ है शायद, ये रहा। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होती है? ऑन गोइंग एक्सपेंसेस, जो क्या हो रहे हैं डे टू डे के, हमारे बिजनेस को रनिंग करने के लिए, जो हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए या बिजनेस को रन करने के लिए जो जरूरी खर्चे हैं, वो होती है हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट। जो जरूरी खर्चे होते हैं हमारा, हमें हॉस्पिटल चलाना है, हॉस्पिटल चलाने के लिए कुछ डेली के रिक्वायरमेंट होती है, डेली के जो खर्चे होते हैं, वो होती है हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। जॉब कॉस्टिंग मैंने आपको बताई दिया, ये स्पेसिफिक जॉब्स की कॉस्ट होती है, ये जो कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग होती है। जैसे मैंने आपको कहा 2 फ्लोर बनाने हैं, राम ने कहा आपको 1 ही फ्लोर बनाना है, तो वो जॉब कॉस्टिंग होगी। नेक्स्ट है नॉन एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड। देखो एग्रीकल्चर इनकम और एग्रीकल्चर इनकम एक्चुअल में एग्जाम्प्ट होती है, जो नॉन एग्रीकल्चर होती है उस पर क्या लगता है? टैक्स लगता है। तो जो ये हमारी सारी है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ वाइल्ड ग्रास है, फिशरी है, माइंस है, ये सारी क्या है हमारी नॉन एग्रीकल्चर, ऑल ऑफ द अबव। देखो इसमें क्या क्या आ जाएंगी? पोल्ट्री फार्मिंग आ जाएगी, बी हाइविंग, जो मधुमक्खी वगैरह नहीं होता, मधुमक्खी का छाता वगैरह होता है जो, बी हाइविंग। फिशरी, फिश वाला आ जाएगा। आप इमिडिएटली क्या कर रहे हो, ऐसी आपके पास प्रोसेस है, आप क्या कर रहे हो, ट्री बना के सेल कर रहे हो, ट्री बन रहे हैं और सेल कर रहे हो, उसी टाइम ट्री को काट कूट के सेल हो रही है, ठीक है। वैसे तो ट्री को नहीं काटना चाहिए भाई। अब देखो ऑक्सीजन की कितनी मारा मारी हो रही है, ठीक है। सेव द ट्रीज, सेव अर्थ, सेव ट्रीज, प्लांट्स लगाने चाहिए, ठीक है, प्लांट्स ग्रो करने चाहिए। इनकम फ्रॉम डायरी फार्मिंग, ठीक है, दूध वगैरह का काम है आपका, पशु पाल रहे हैं आप, तो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ वाइल्ड ग्रास सेल, ये सारी की सारी क्या है? नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। नेक्स्ट है इफ सेलिंग प्राइस इज 10, सेलिंग प्राइस एस हो गया 10, वेरिएबल कॉस्ट है 6, तो फिक्स कॉस्ट 48 है, तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये याद करना पड़ेगा फॉर्मूला आपको। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जिसपे नो प्रॉफिट नो लॉस। इट मीन्स फिक्स कॉस्ट और कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इक्वल होता है, तो इसलिए हमने क्या ले लिया? फिक्स कॉस्ट। एफ और सी ले लिया, फिक्स कॉस्ट और कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इक्वल, एफ और सी। एफ हमें दे रखा है क्वेश्चन में कितना? 48,000। सी कैसे निकालोगे? सी का फॉर्मूला होता है एस माइनस वी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। तो 10 में से 6 गए 4, 12, 100 से मल्टीप्लाई करोगे 120 आंसर आ जाएगा। कर रखा है शायद ये, हाँ ये सोल्व भी कर रखा है, देख लेना आप, ठीक है, ये सोल्व भी किया हुआ है। नेक्स्ट है द करंट रेशो इज, करंट रेशो ये है, वर्किंग कैपिटल है 90, तो करंट लाइबिलिटी बने। देखो करंट रेशो का मतलब क्या है? ये करंट एसेट मानो, ठीक है, और ये करंट लाइबिलिटी, फॉर्मूला यही होता है ना, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो हमारी करंट एसेट कितनी है? वर्किंग कैपिटल कैसे निकालोगे? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट हमारी 2.5 है, लाइबिलिटी कितनी है हमारी? 1 है, तो हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी आ गई? 1.5। जबकि मेरी तो ये निकली, लेकिन क्वेश्चन में गिवन कितनी है वर्किंग कैपिटल? 90, ठीक है। देखो
कर रखा है सोल्व, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी 1.5 आई, लेकिन हमें गिवन कितनी है, बट वर्किंग कैपिटल गिवन कितनी है, 90,000 गिवन है। तो करंट लायबिलिटी कैसे निकाल लोगे, ये करंट लायबिलिटी 1 है हमारी, इंटू 1 कर दोगे, ठीक है, 90,000 डिवाइडेड बाय 1.5, ये एक्चुअल वर्किंग कैपिटल है, ये मेरी जो निकली वर्किंग कैपिटल वो है, दोनों को जब कर दोगे मल्टीप्लाई ऐसे डिवाइड इंटू 1, करंट लायबिलिटी 1 है तो ये आ जाएगी हमारी करंट लायबिलिटी। आई होप ये +2 के ही हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये आपको आते ही होंगे, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारा 60। तो इसलिए मैं स्पीड से करवा रही हूँ, शायद अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता देना, तो मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगी, रेशो से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल से रिलेटेड वीडियो बना दूंगी अगर प्रॉब्लम होगी तो किसी को। विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट ए बिजनेस फोरकास्टिंग, देखो ये हम ऊपर कर चुके हैं बिजनेस फोरकास्टिंग की टेक्निक्स, सेकंड या थर्ड पार्ट में देख लेना, किसी पार्ट में आ चुकी हैं ये, तो कौन सी नहीं है, देखो बजटिंग है, प्रॉफिट प्लानिंग भी है, इनके बेस पे आप फोरकास्ट कर सकते हो, डिटरमाइनिंग द कॉस्ट स्टैंडर्ड ये भी है जो हमारी नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कर रहे हो वो हमारी फोरकास्टिंग टेक्निक नहीं है, ठीक है। डिटरमाइनिंग द टैक्स लाइबिलिटी देखो इसको हिंदी में देख लो भाई, टैक्स लाइबिलिटी को क्या कहते हैं, कर निर्धारण मीन्स असेसमेंट, इंक्वायरी नहीं है, स्क्रूनिटी नहीं है, असेसमेंट, इसके ऑप्शन ही इजी है, इंक्वायरी करना, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, स्क्रूनिटी करना, जांच करना, तो क्या आएगा, टैक्स लाइबिलिटी का निर्धारण करना, डिटरमाइन करना, वो क्या है, असेसमेंट। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है हमारी माइक्रो और एक होती है हमारी मैक्रो। सबसे पहले माइक्रो और मैक्रो दो पार्ट में इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया था, किसने किया था, मेरे को कमेंट में बता देना, चलो मैं ही बता देती हूँ, रैगनर फिश ने किया था इसको डिवाइड दो पार्ट में, माइक्रो और मैक्रो, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज। इसमें इंडिविजुअल लेवल की स्टडी होगी, इसमें होल इकोनॉमी की स्टडी होगी, उसमें नेशनल इनकम भी करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड भी आएगा और ट्रेड साइकिल, तीनों ये सारी आ जाएंगी। नेशनल इनकम के हम 3 मेथड करे थे, हमने ऊपर क्वेश्चन आ चुका है हमारा, प्रोडक्शन था, वैल्यू एडिड था और एक इनकम मेथड था। इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन से आप सामान इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो, ट्रेड साइकिल भी हम कर चुके हैं, बूम रिसेशन ये भी हम कर चुके हैं, ये भी ऊपर आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो मैक्रो में क्या आ जाएंगे सारे। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द मेजर ऑफ, कोरिलेशन कोफिशिएंट किसको मेजर करता है, स्टैट के क्वेश्चन भी आए हुए हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट किसको मेजर करता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट करता है रिलेशनशिप बिटवीन, लीनियर रिलेशनशिप बताएगा बिटवीन टू वेरिएबल, जैसे हमने एक प्राइस ले लिया और एक हमने ले लिया डिमांड, या हमने ले लिया प्राइस या हमने ले ली सप्लाई, ठीक है। तो वो क्या रिलेशनशिप बताएगा, वो है कोफिशिएंट रिलेशनशिप। Which type of data is not suited for calculation of Pearson correlation coefficient, ये भी स्टैट का क्वेश्चन आ गया, देखो भाई ये चैप्टर इंपॉर्टेंट बन गया कोरिलेशन कोफिशिएंट वाला, ठीक है। इसका बेसिक मैंने करवा रखा है, आप वीडियो देख सकते हो, तो ये सारा बेसिक है, इसके कितने टाइप्स हैं ये मैंने करवा रखा है, आप देख सकते हो। देखो ये होते हैं जो हमारे नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो, ये होते हैं हमारे मेजरमेंट ऑफ स्केल, ये 4 स्केल होते हैं। नॉमिनल का मतलब है, देखो एन से नॉमिनल, एन से नेम या कैटेगरी, जैसे मैंने डिवाइड कर दिया मेल के अकॉर्डिंग, कोई भी चीज है, मेल फीमेल बॉयज गर्ल्स, ठीक है, बॉयज गर्ल्स मेल्स फीमेल्स, या ओल्ड एज वाले ले लिए, तो कैटेगरी बना दी, वो होती है नॉमिनल, ठीक है। इस डाटा पे ज्यादा काम नहीं होता, कैटेगरी है, बॉयज गर्ल्स से मुझे कुछ इतना ज्यादा डाटा नहीं मिलेगा ना, तो इस पे ज्यादा हम काम नहीं होता, रिसर्च नहीं होती इस पे ज्यादा, रिसर्च में ये काम नहीं आता इतना। ऑर्डिनल देखो नाम ही बता रहा है, ऑर्डिनल का मतलब क्या है, ऑर्डर, नाम से ही याद हो जाएंगे, ऑर्डिनल ये है हमारे स्केल ऑफ मेजरमेंट, ये 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ऑर्डिनल में क्या आता है हमारा, ऑर्डर जैसे इसमें एट्रीब्यूटेड टू ऑर्डर या रैंक दे दिया, जैसे सोशल क्लास में मैंने बना दिया अपर क्लास, लोअर क्लास, जैसे आप एग्जांपल हो, क्लास में हम कहते थे ना जब छोटे थे, तो ये फर्स्ट आया है, ये सेकंड आया है, ये थर्ड आया है, ये होता है ऑर्डिनल, आपने रैंक दे दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड। नेक्स्ट है इंटरवल में क्या होता है, कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन करेंगे हम, इसमें डिफरेंस देखेंगे, जैसे एग्जांपल ले लो टेम्परेचर, जैसे मैंने कह दिया आज 40 डिग्री है, ठीक है, 2 दिन बाद मैंने आपको कह दिया 45 डिग्री होगा, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि गर्मी बढ़ने वाली है, ठीक है। ये हमेशा सेम ही रहेगा 40 से 45 के बीच में, तो सेम ही रहेगा टेम्परेचर, तो इससे आइडिया लग गया कि गर्मी बढ़ने वाली है, ठीक है। तो ये होता है इंटरवल। इस डाटा पे अच्छा काम होता है क्योंकि इसमें हमें क्या है, डाटा मिल जाता है, डाटा पे हम कंपेयर कर सकते हैं, उनका डिफरेंस निकाल सकते हैं,
जबकि यहाँ हमें इतना डाटा नहीं मिलता है, इस डाटा पे इसलिए कम काम होता है। तो ज्यादा जो यूज होता है वो इंटरवल और रेशो। रेशो क्या होता है? रेशो में सभी की क्वालिटीज आ जाती है, रेशो में नॉमिनल भी आ जाता है, इसमें कैटेगरी भी आ जाएगी, रैंक भी आ जाएगा, साथ के साथ डिफरेंस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेशो में सभी की क्वालिटी जो ऊपर के 3 है सभी आ जाएंगे रेशो में। तो सबसे ज्यादा काम किस पे होता है? रेशो पे और फिर इंटरवल पे, इन दोनों डाटा पे ज्यादा काम होता है। तो हमारा जो नोट सूट वो कौन सा है? नॉमिनल, जिसमें सिर्फ नेम ही है, कैटेगरी है, पर ऑर्डिनल भी ज्यादा यूज नहीं होता इसमें। इंटरवल और रेशो सब ये यूज होते हैं ज्यादा। ग्रोस प्रॉफिट रेशो इज कैलकुलेटेड बाय, जीपी को कैसे निकालोगे? पहले क्या है? ग्रोस प्रॉफिट लिख दो ऊपर, ग्रोस प्रॉफिट, प्रॉफिट किस पे होगा? सेल्स पे, ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। विच अमंग द फ्लोइंग इज ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? एक्टिविटी 2 टाइप की होती है, एक होती है इकोनॉमिक और एक होती है नॉन इकोनॉमिक। देखो लिखा करा हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्टिविटी 2 टाइप की, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक जिनका मोटिव क्या होता है? मनी अर्न करना। नॉन इकोनॉमिक जिनका मोटिव क्या होता है? सोशल सर्विस करना, वेलफेयर करना। इसकी वीडियो बना रखी है अभी मैंने काफी टॉपिक करवा रखे हैं, आप देख सकते हो। बिजनेस स्टडी का है, एक ही टॉपिक करवाया था मैंने, ये उसमें मैंने ये बता रखा है सारा। ये नॉन इकोनॉमिक जिनका मोटिव मनी अर्न करना नहीं होता। इकोनॉमिक में 3 आ जाएंगी, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन। याद कैसे करोगे? ब्रेक इवन पॉइंट, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन। बिजनेस में 2, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इसका एक और चार्ट भी है, ये हाफ लिया है मैंने, उसी चार्ट में से ही क्वेश्चन आता है, इससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं आया। आप प्रीवियस पेपर उठा के देखिए, एस्टेट का उठाइए, केवीएस का उठाइए, इसी चार्ट में से ही आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है। तो नॉन इकोनॉमिक जो वेलफेयर के लिए की जाती है, जो लोगों की भलाई के लिए की जाती हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल उसमें एग्जाम्पल भी दिया था। जैसे एक टीचर है भाई, टीचर अगर स्कूल में पढ़ा रही है, ठीक है, उसको सैलरी मिलेगी, टीचर को सैलरी मिली, स्कूल में पढ़ा रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। वही टीचर घर पे पढ़ा रही है अपने बच्चे को, भी बच्चे से तो कोई फीस नहीं मिलनी, कोई सैलरी नहीं मिलनी, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जब आप फ्री में कर रहे हो काम, सिंपल फंडा ये है। विच अमंग द फ्लोइंग नॉन इकोनॉमिक? बिजनेस, बिजनेस में तो पैसा आएगा, सर्विस दे रहे हो, प्रोफेशन, पैसा आएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? चैरिटी, चैरिटी में कोई पैसा नहीं होगा। इन मैनेजमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज ए पार्ट ऑफ। देखो पॉलिसी बना रहे हो, किसके अंडर आती है पॉलिसी? प्लानिंग के अंडर। इसके अलावा प्लानिंग के एलिमेंट्स हैं, पॉलिसी है, और कौन कौन से हैं? प्रोसीजर है, प्रोसीजर, प्रोग्राम, बजट, ठीक है, प्रोग्राम बना रहे हो, बजट बना रहे हो, प्रोजेक्ट है, शेड्यूल है, ये सारे क्या हैं? प्लानिंग के प्रोजेक्ट, ये सारे क्या हैं? प्लानिंग के कंपोनेंट है। ठीक है, डायरेक्टिंग, किसी को डायरेक्शन देनी, गाइडेंस देनी, कैसे काम करना है, कोऑर्डिनेट, बैलेंस बनाना, कंट्रोलिंग, कंट्रोल करना। नेक्स्ट है द लिमिट ऑफ कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर। देखो इसको ये आपको याद करना पड़ेगा। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट का कोरिलेशन की जो लिमिट होती है वो होती है +-1। कुछ चीजों में मैं कुछ नहीं कर सकती, आपको याद ही करना पड़ेगा। क्या होती है? +1 से लेके -1 तक होती है। इसके बीच में क्या करता है? ये लाई करता है कॉरिलेशन कोएफिशिएंट, जिससे क्या होता है, अगर आंसर आपका 2 आ गया ना, तो इसका मतलब आपका आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि जो लाई करना चाहिए +1 से -1 के बीच में लाई करना चाहिए, तो इससे हमें आंसर भी पता चल जाता है स्टैट से कि हमारा आंसर सही है या गलत है। 2 आ गया, 3 आ गया, तो गलत है ना। क्यों? क्योंकि किसके बीच में रहना चाहिए कोएफिशिएंट? -1 से +1 के बीच में। या तो ऐसे याद करो, देखो कार्ल, एल है ना पीछे, ये देखो, देखो भाई, इसको भूलोगे नहीं अगर ऐसे कर लोगे तो। कार्ल, ये क्या है? वन खुद ही बता, ये तो इसका नाम ही बता रहा है, इसमें 1 है, +1 -1, ठीक है ना, नाम ही बता रहा है, 1 है इसमें। देखो व्हेन गुड्स आर इम्पोर्टेड फॉर, वेरी गुड, देखो मैंने नई ट्रिक अभी बनाई है, ठीक है, अभी ट्रिक बना दी। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करा करो भाई, शेयर भी करा करो इसको, और कमेंट करके बता दिया करो कि आपको समझ में आता है या नहीं आता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता जब तक कमेंट नहीं आते। ठीक है, ये हो गया काल -1 +1। नेक्स्ट देखो, व्हेन गुड्स आर इम्पोर्टेड फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। जब हम गुड्स को क्या कर रहे हैं? इम्पोर्ट कर रहे हैं, किस पर्पज के लिए? एक्सपोर्ट करने के लिए। इम्पोर्ट का मतलब है हमने बाहर से खरीदी, ठीक है, मैंने खरीद ली, मैंने कहाँ से गुड्स खरीदी? यूएसए से खरीदी, ये इंडिया, यूएसए से मैंने खरीदी, इंडिया में आई, फिर मैंने क्या करा? आगे बेच दी, ठीक है, फिर मैंने किसको बेच दी? फ्रांस को बेच दी। तो ये हो जाता है, पहले आपने इंपोर्ट करा, ठीक है, फिर क्या कर दिया? एक्सपोर्ट कर दिया, इसको इंपोर्ट किया, फिर एक्सपोर्ट कर दिया, इसको क्या कहते हैं हम? एंट्री पोर्ट। इंपोर्ट मीन्स खरीदना, एक्सपोर्ट मीन्स बेचना, लेकिन बेचना सेल कहाँ करनी? बाहर, फॉरेन कंट्री में करनी। इंडिया में करोगे तो एक्सपोर्ट नहीं होती, फिर वो सेल परचेज हो जाती है, ठीक है। फॉरेन ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन गुड्स, फॉरेन से आप गुड्स मंगवा रहे हो, सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, फॉरेन ट्रेड, ठीक है। तो हमारा क्या होगा? ये एंट्री पोर्ट, एंट्री पोर्ट। गाइस थैंक यू सो मच।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम इसको शेयर करो ताकि जो भी यूपी वाले हैं पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब कंसेप्ट करवाऊंगी एक सैम्पलिंग मेथड्स।